अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के सेल साइकिल चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और किस्म की सेल डिवीजन को डिस्कस करने वाले हैं और उसे जो है मियोसिस कहा जाता है। हमने पहले जिक्र किया था कि एक सेल जो है वो दो सेल्स में तकसीम होता है और वो इस तरह से तकसीम होता है कि अगर एक सेल के अंदर हमारे पास दो क्रोमोसोम पड़े हुए हैं तो बकाया सेल्स के अंदर भी दो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। तो इस तरह की सेल डिवीजन जो थी वो थी माइटोसिस। लेकिन एक और सेल डिवीजन की किस्म होती है जिसे मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। मियोसिस के अंदर किस तरह से होता है कि अगर हमारे पास एक सेल मौजूद है जिसके अंदर दो क्रोमोसोम मौजूद है, इस सेल के अंदर दो क्रोमोसोम मौजूद हैं, जब इसमें से सेल्स बनेंगे तो इसके अंदर इस तरह से होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो आधे आधे हो जाएंगे, यानी कि जो सेल्स बनने वाले हैं, जो डॉटर सेल्स हैं, ये हमारे डॉटर सेल्स हैं, इन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है हाफ हो जाएगी। क्योंकि डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो रही है, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, यानी जिसके अंदर रिड्यूस हो रही है चीज़। और कौन सी चीज़ इसके अंदर रिड्यूस हो रही है? इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं डॉटर सेल्स के अंदर। अब मियोसिस जो है उसके अंदर चार सेल्स बनते हैं। होता किस तरह से कि पहले एक सेल मौजूद है, उस एक सेल के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे के अंदर दो सेल्स बनेंगे जिनके अंदर जो है एक एक सेल मौजूद होगा। फिर ये दो सेल्स आगे और डिवाइड होंगे और जो हमारे पास फाइनली सेल्स बनेंगे वो टोटल हमारे पास चार सेल्स होंगे जिनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है एक एक मौजूद रहेगी। यहाँ पर मियोसिस हुई है जिसने क्रोमोसोम की तादाद को कम कर लिया है इन सेल्स के अंदर, ये है मियोसिस 1। और यहाँ पर हुई है मियोसिस 2। मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसी होती है। इस वजह से यहाँ पर अगर एक एक क्रोमोसोम मौजूद है तो सेम नंबर का क्रोमोसोम जो है इस हिस्से के अंदर इन सेल्स में पहुँचा है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इन सारों को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें मियोसिस के बाद से, वही बात, सिंगल सेल चार सेल्स में डिवाइड होगा और इस तरह से डिवाइड होगा कि क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाएगी। अगर एनिमल्स की बात करें, यानी कि हमारी बात करें, तो हमारे अंदर मियोसिस का मकसद होता है गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। तो मियोसिस हमारे गैमेट्स को, यानी कि हमारे जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। हमारे गैमेट्स क्या होते हैं? मेल के अंदर एग और स्पर्म जो है ये सेल पाए जाते हैं। एग और स्पर्म जो है आगे जा कर के फ्यूज़ होकर के जाइगोट को बना सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले, तो इसलिए आपके लिए आसानी रहेगी। तो हमारे अंदर मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल के अंदर एग्स बनते हैं और इनको बनाने का काम जो होता है वो मियोसिस के ज़िम्मे होता है। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर ये मियोसिस जिन सेल्स के अंदर होती है वो होते हैं स्पोर मदर सेल। और वो स्पोर मदर सेल जो है मेल और फीमेल के गैमेट्स बनाने का काम कर रही होती है। मिसाल के तौर पर ये स्पोर मदर सेल कहाँ लोकेटेड होता है? फ्लावर के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे हम कह रहे होते हैं एंथर। ये जो एंथर वाला पार्ट होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। तो एंथर के सेल्स के अंदर ये जो है मियोसिस होगी जिसके नतीजे में फिर पोलन ग्रेन हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह से फीमेल के अंदर जो है फ्लावर के अंदर इस तरह से ये पार्ट मौजूद होता है। ये पूरा पार्ट जो है कार्पेल भी कहलवाता है, इसको हम पिस्टिल भी कह रहे होते हैं या इसको हम गाइनोशियम भी कह रहे होते हैं। इसके अंदर एक हिस्सा होता है जिसे कह रहे होते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर जो है ये मियोसिस का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में फिर आगे के सेल्स हमारे पास बन रहे होते हैं प्लांट के अंदर। तो फीमेल सेल ओव्यूल में बनते हैं, फीमेल के गैमेट्स, और इसी तरह से मेल के गैमेट्स जो है वो एंथर के अंदर बन रहे होते हैं। अब हम मियोसिस के इवेंट्स को जिक्र करते हैं। मियोसिस के दो हिस्से हैं, जैसे कि हमने कहा, एक मियोसिस 1 होती है जो मुख्तलिफ होती है और दूसरी होती है मियोसिस 2 जो सेम माइटोसिस की जैसी होती है। तो इसको ज़्यादा समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, हमारे लिए मुश्किल होगा इस टॉपिक को समझना, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान हो जाए। अब मियोसिस के नतीजे में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास सेल्स बनेंगे उनकी तादाद 4 होगी और 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। हैप्लॉइड सेल उसे कहा जा रहा है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो चुकी है। जिसमें क्रोमोसोम डबल मौजूद है उसे डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। तो डिप्लॉइड सेल्स मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मियोसिस 1, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसे कहा जा रहा है या इसे रिडक्शन डिवीजन कहा जा रहा है, जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है हाफ हो जाएगी। मियोसिस 1 के फिर 4 हिस्से आ जाते हैं जिसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 कहा जा रहा है। आपने पहले पढ़ा था कि माइटोसिस में सिर्फ प्रोफेज था और सिर्फ मेटाफेज, सिर्फ एनाफेज, सिर्फ टेलोफेज, लेकिन यहाँ पर 4 हिस्से नज़र आ रहे हैं आपको। इन सब के अंदर भी सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो ये प्रोफेज 1 का होता है जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने होते हैं।
तो तमाम चेंजेस जो प्रोफेज 1 के अंदर हो रहे हैं उन्हें अब हम डिस्कस करते हैं। प्रोफेज 1 के फिर हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, उन्हें हम लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पिकाइटिन, डिप्लोटिन या डाइकाइनेसिस कह रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पर जो है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि क्रोमोसोम यहाँ पर इस हिस्से के अंदर किस तरह से रहेगा, तो उस हिसाब से ये नाम जो है दिए गए हैं। अब यहाँ पर पहले ही से यानी कि लेप्टोटिन का जिक्र किया जा रहा है। लेप्टोटिन का मतलब क्या होता है? लेप्टोटिन का मतलब होता है बहुत ही बारीक से धागे। होता क्या है कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो है वो एक बड़े से धागे के तौर पर जो है वो पूरे न्यूक्लियस में फैला हुआ होता है। जब प्रोफेज 1 स्टार्ट होता है तो उसके पहले हिस्से लेप्टोटिन के अंदर ये हमें देखने को मिलता है, क्रोमोसोम जो है वो छोटे छोटे धागों में टूट जाता है और उन छोटे धागों को ही लेप्टोटीन्स जो है कहा जाता है। तो समझ लिए हमारा ये न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ धागे नजर आएंगे जो कि बारीक से धागे होंगे। इन्हें फर्दर जो है आगे चल करके फिर और कंटेंट्स हो करके प्रॉपर क्रोमोसोम की सूरत में वापसी आना है। अब ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, ये लेप्टोटिन जो हमारे पास पड़े हुए हैं, इनमें से कुछ हमारे पास होमोलोगस होंगे। होमोलोगस क्या है इसका भी हम लोग समझते हैं। सपोज कर लें हमारे पास जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर 4 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। एक हमारे पास ये क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास ये मौजूद है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर अगर हैं तो ये वाले होमोलोगस कहलवाएंगे। इसी तरह से हमारे पास एक ये क्रोमोसोम मौजूद है, तो ये वाले क्रोमोसोम जो है आपस में होमोलोगस कहलवाएंगे और ये वाले क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस कहलवाएंगे। होता क्या है कि हमारा सेल जो है, लाजिम बात है हमारा सेल भी एक सिंगल सेल से वजूद में आया है और वो हमारा सेल जो सिंगल सेल बना था वो जाइगोट था। जाइगोट को बनाने से पहले जो है हमारे पास जो है हमारे मदर और फादर की तरफ से क्रोमोसोम आते हैं। समझ लें कि हमारे पास जो है एक एग सेल आता है जो हमें बनाता है और दूसरा स्पर्म सेल होता है जो हमें बना रहा होता है। एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 इसके जैसे क्रोमोसोम होंगे और स्पर्म के अंदर भी 23 इसके जैसे क्रोमोसोम होंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक जो है वो मदर की साइड से आया होता है, एक जो है फादर की साइड से आया हुआ होता है। तो इसके अंदर वो जीन्स है जो मदर के पास पड़े हुए हैं और इसके अंदर वो जीन्स है जो फादर के पास पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये होगा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आने हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस वजह से ये क्रोमोसोम जो फादर की तरफ से आया हुआ है ये भी बदल जाएगा। ये सारा मियोसिस में होगा, इसी की अहमियत को डिस्कस किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे पास एक और पेयर मौजूद है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। ये वाला क्रोमोसोम भी इसी तरह से मदर के सेल में से आया था और ये वाला फादर के सेल में से। तो 23 क्रोमोसोम मदर के पास में से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर के पास में से। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें, मिसाल के तौर पर एग के अंदर 2 क्रोमोसोम्स थे, स्पर्म के अंदर 2 क्रोमोसोम थे, तो 2 क्रोमोसोम मदर की तरफ से आए, 2 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आए। तो यही बात लिखी हुई है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो एक खास तादाद के धागों के अंदर टूट जाता है और उन खास तरह के धागों को लेप्टोटीन कहा जा रहा है। हम यहाँ लेप्टोटीन के बजाय क्रोमोसोम के लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे लिए ज़्यादा समझ में आ जाए। ये जो धागे होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मार्फोलॉजिकली शक्ल में भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं और इनको जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो है कहा जाएगा। अब इनके बारे में लिखा हुआ है बहुत ही थिन और बीडेड थ्रेड है, मतलब कि इस तरह से दाने वाले, जिस तरह से तस्वीर के दाने होते हैं इस तरह की इनकी अपीयरेंस होती है इन क्रोमोसोम्स की। क्योंकि हमने कहा कि ये अर्ली स्टेज के अंदर है तो इस वजह से इनकी शक्ल जो है थोड़ी सी हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम से मुख्तलिफ होगी, ये उनसे ज़्यादा ही थिन होते हैं। तो आप इसको इस तरह समझ लें कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे इन क्रोमोसोम्स के। फिर है दूसरी स्टेज और इस दूसरी स्टेज को जो है जाइगोटिन कहा जाता है। जाइगोटिन का मतलब है 2 क्रोमोसोम्स का आपस में जुड़ जाना। तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे, उनकी पेयरिंग होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे, उनकी जो पेयरिंग होगी उसे साइनेप्सिस कहा जाता है। और वो जो क्रोमोसोम हमें नज़र आएंगे, एक क्रोमोसोम ये हमारे पास पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पर, इसके साथ में एक दूसरा क्रोमोसोम जो है वो अटैच हुआ पड़ा है इस तरह से। तो ये जो 2 क्रोमोसोम हमें नज़र आ रहे हैं आपस में जुड़े हुए, इन 2 क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट जो है कहा जाएगा। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि मदर और फादर के ज़रिए से आया थे, मदर के जिस सेल में से आया था वो था ओवम यानी कि एक सेल, और फादर में से जो सेल आया था वो था स्पर्म। तो हमारे सेल के अंदर वो जो क्रोमोसोम पड़े हुए हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, उन्हें फोर्स जो करीब करती है वो साइनेप्टिक फोर्स होती है, ओवर प्रोसेस जिसमें उनकी पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो साइनेप्सिस कहलवाएगी। और वो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो है पेयर्ड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है हमें बाइवेलेंट नज़र आएगा।
अब हम बात करते हैं पिकाई टीन के हवाले से। पिकाई का मतलब होता है मोटे और टीन का मतलब होता है धागे, यानी कि क्रोमोसोम यहाँ पर मोटे धागों की सूरत इख्तियार कर चुके होते हैं। इससे पहले वाली जो सबसे पहले जो स्टेज थी वो थी लेप्टोटीन, और लेप्टो का मतलब था बारीक से और टीन का मतलब था धागे। जाइगोटीन के अंदर भी इस तरह से टीन मौजूद था, तो जाइगो का मतलब था डबल और टीन का मतलब था धागे, जब धागे जो है आपस में जुड़ करके डबल स्ट्रक्चर बन चुके हों। तो पिकाइटिन के हवाले से यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये वाला पैराग्राफ जो है दरअसल डिप्लोटीन का है। तो हम डिप्लोटीन वाले पैराग्राफ को समझेंगे और वहाँ से हमें ज़्यादा समझ आ जाएगा। पिकाइटिन के दौरान में ये चीज़ होगी कि क्रोमोसोम जो है अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है, और वो जिस जगह पर अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहा होता है उसे हम चेज मेटा पॉइंट कह रहे होते हैं। एक ये क्रोमोसोम हमारे पास मिसाल मौजूद है और दूसरा ये क्रोमोसोम हमारे पास मौजूद है। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक जगह पर या उनकी बाजुएं जो हैं आपस में जुड़ी रहती हैं। मिसाल के तौर पर ये वाली जगह है जहाँ पर इनकी बाजुएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर इनकी आर्म्स आपस में अटैच हुई पड़ी, इस जगह को चेज मेटा पॉइंट कहा जा रहा है। तो इस चेज मेटा पॉइंट पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। मतलब कि हमारे पास एक ये क्रोमोसोम मौजूद है जो कि मदर की तरफ से आया हुआ है, और दूसरा ये क्रोमोसोम मौजूद है जो फादर की तरफ से आया हुआ है। इसके पास अलग जीन्स मौजूद हैं, इसके पास अलग जीन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इस क्रोमोसोम के अंदर आंखों के कलर का जीन जो मौजूद था वो था ब्लैक कलर वाला जीन। आई कलर यहाँ पर ब्लैक कलर का मौजूद था, जबकि यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पर ग्रीन आइज वाला जीन मौजूद था। तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो फादर की तरफ से आया हुआ है उसके पास ग्रीन आई वाला जीन था, फादर में ग्रीन आइज मौजूद है, और जो मदर की तरफ से जीन आया हुआ था वो ब्लैक आइज वाला मौजूद था। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है, जो मदर वाला क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने की वजह से ये ग्रीन आई वाला जीन जो है वो इस तरफ चला जाएगा, और जो ब्लैक आई वाला जीन होगा वो यहाँ चला जाएगा। तो क्रोमोसोम्स के ये जो टुकड़े होते हैं ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जब जीन्स की जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज हो रहे हो, क्रोमोसोम्स के टुकड़ों की एक्सचेंज हो रही हो चेज मेटा पॉइंट पर, इस प्रोसेस को जो है क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, जो कि पिकाइटिन का एक अहम हिस्सा होता है। और पिकाइटिन के दौरान हमें जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो 4 आर्म्स वाले नज़र आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ये क्रोमोसोम मौजूद है और दूसरा ये वाला क्रोमोसोम जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है। इस क्रोमोसोम की यहाँ पर 4 बाजुएं आपको नज़र आ रही है। तो ये बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम है, और टेट्राड का मतलब कि इसके अंदर 4 आर्म्स मौजूद है। पिकाइटिन के हवाले से एक और बात लिखी हुई कि हर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो बराबर में तकसीम हो जाता है सेंट्रोमेयर रीजन के अलावा। यहाँ पर ये क्या बात हो रही है कि एक बीच वाला जगह होता है जिसे हम कह रहे होते हैं सेंट्रोमेयर, इसके साथ में क्रोमोसोम की जो है बाजुएं जुड़ी होती हैं। क्योंकि पिकाइटिन के दौरान क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है थिक हो चुका है, मुकम्मल तौर पर बन चुका है, तो हमें इस तरह से महसूस हो रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बराबर में दोनों हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुका है, यानी कि वो बीच से ही दोनों आर्म्स के अंदर तकसीम हो चुका है। सेंट्रोमेयर को छोड़ करके बाकी की जो आर्म्स है उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो अब बराबर में स्प्लिट हो चुका है, यानी कि इसके पास भी जो जेनेटिक मटेरियल वही इसके पास जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। फिर हम बात करते हैं डिप्लोटीन के हवाले से। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स के दरमियान में जो फोर्स थी वो डिक्रीज हो रही होती है, और इस वजह से जो बाइवेलेंट जो आपस में जुड़े हुए थे वो अब हल्का सा अलग होना शुरू होते हैं। अभी यहाँ पर मुकम्मल सेपरेशन नहीं होने वाली, और क्रोमोसोम जो हैं वो अभी भी एक जगह पर आपस में अटैच हुए पड़े हैं, जो कि चेज मेटा है। अभी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो चुका है, क्योंकि वो जो है पिकाइटिन के अंदर हो चुका था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रोफेस के आखिरी हिस्से यानी कि डायकाइनेसिस को जिक्र कर रहे हैं। हमें मालूम है कि प्रोफेस के आखिर के अंदर न्यूक्लियोलाई यानी कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही गायब हो जाती है, और उसके अलावा माइटोटिक अपैरेटस यानी कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बन जाती है। उसके अलावा चेज मेटा के वास्ते लिखा हुआ है कि चेज मेटा जो है वो एंड ऑफ द क्रोमोसोम तक आ जाएगा। पहले जो है काफ़ी सेंटर के करीब होगा, सेंट्रोमेयर के पास होगा, अब वो आखिर तक आ चुका होगा। ये किस तरह से होगा लिखा हुआ है, इनकी मूवमेंट जो है एक जिपर की जैसी होगी, जैसे एक जिप जो है वो आगे की तरफ आ जाती है, इस तरह से ये चेज मेटा भी जो है आगे की तरफ आ रहा है। जैसे हमारा एक ये क्रोमोसोम मौजूद है और दूसरा हमारे पास ये क्रोमोसोम मौजूद है। क्रोमोसोम जिस जगह पर जुड़े हुए थे वो था चेज मेटा पॉइंट, जैसे कि ये वाला चेज मेटा पॉइंट है जो सेंट्रोमेयर के काफ़ी करीब मौजूद है। अब क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है थोड़ा सा दूर जाएंगे और ये चेज मेटा पॉइंट जो होगा वो ऊपर की तरफ आ चुका होगा, मतलब क्रोमोसोम काफ़ी हद तक अलग हो चुके होंगे, बस अपने आखिरी हिस्से तक यानी कि यहाँ तक जो है वो जुड़े हुए नजर हमें आएंगे। यानी कि अब इनके जो चेजमेटा है वो ऊपर की तरफ आ चुके हैं, आखिरी हिस्सों में मौजूद है। चेजमेटा की मूवमेंट हो रही है सेंट्रोमेयर से लेकर के एंड ऑफ द क्रोमोसोम तक, और लिखा हुआ है कि चेजमेटा की जो मूवमेंट है उसे टर्मिनाइजेशन कहा जा रहा है। टर्मिनाइजेशन मतलब कि एक आखिरी प्रोसेस जहाँ पर टर्मिनेशन होने वाली है, और डायकिनेसिस की आखिर तक क्रोमेटिड्स जो हैं वो कंडेंस रहेंगी, यानी कि वो आपस में अभी तक जुड़ी रहेंगी। अब होता है मेटाफेज 1।
मेटाफेज 1 के अंदर ये जो बाइवेलेंट है यानी कि जो क्रोमोसोम है, दो जुड़े हुए क्रोमोसोम, वो सेंटर वाली लाइन में आ जाते हैं यानी कि इक्वेटर में आ जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स की मूवमेंट भी इन क्रोमोसोम्स की तरफ होती है। नतीजे के अंदर स्पिंडल फाइबर्स जो है सेंट्रोमेयर के साथ में अटैच हो जाते हैं। अब एनाफेज 1 के अंदर ये होगा कि स्पिंडल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होंगी। स्पिंडल फाइबर जब शॉर्ट होंगी तो वो अपने साथ क्रोमोसोम की खींचेंगी भी। इस नतीजे के अंदर जो क्रोमोसोम का पेयर मौजूद था होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसमें से एक क्रोमोसोम जो है अलग हो जाएगा। एक क्रोमोसोम जो है एक सेंट्रियोल की तरफ जा रहा होगा और दूसरा क्रोमोसोम जो है दूसरे सेंट्रियोल की तरफ जा रहा होगा। यहीं पर असर रिडक्शन हो जाती, जिसके नतीजे के अंदर आधे क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक हिस्से की तरफ जा रहे होते हैं, एक पोल में जा रहे होते हैं, एक साइड जा रहे होते हैं, जबकि आधे क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल में जा रहे होते हैं जहाँ पर दूसरा सेंट्रियोल मौजूद होता है। और मज़ीद लिखा हुआ है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई थी, क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो है एक क्रोमोसोम की बाजू जो थी वो चेंज हो चुकी थी। तो अब क्रोमोसोम के बाद दो बाजुएं तो पड़ी हुई हैं, लेकिन वो दोनों बाजू एक दूसरे से अलग अलग हैं क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है डिफरेंट है। पहले एक ही मटेरियल मौजूद था, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो मटेरियल चेंज हो गया। हमें मालूम है कि सेंट्रियोल जो है दो मौजूद होते हैं और दो इस तरफ मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल में से धागे निकलते, उन्हें ही स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। ये धागे निकल रहे होते और ये धागे आकर के सेंट्रोमियर के साथ में यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है उसके साथ में अटैच हो जाते हैं। इस तरह से एक धागा ये था जिसने इसके साथ में अटैचमेंट की हुई थी। धागों के कम होने की वजह से क्या होगा कि क्रोमोसोम जो था वो यहाँ पर आ चुका होगा और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो भी अलग होकर के इस तरह से यहाँ आ जाएगा। तो क्रोमोसोम की सेपरेशन यहाँ पर हो चुकी होगी। उसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि जब क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो एक क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल था, मिसाल इसके पास जो ये जेनेटिक मटेरियल है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे क्रोमोसोम जो है उसको दे दिया था। तो ये जो ए क्रोमोसोम है इसके पास जेनेटिक मटेरियल बी क्रोमोसोम का आ चुका था और जबकि जो बी क्रोमोसोम मौजूद है उसके पास जेनेटिक मटेरियल ए क्रोमोसोम का आ गया था। ये जो क्रोमोसोम है इसकी एक और बाजू भी मौजूद होती है इस तरह से। पहले इनके पास सेम मटेरियल मौजूद था, लेकिन क्या हो चुका है अभी कि इसके पास तो वो पुराने वाला मटेरियल मौजूद है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल अब वो दूसरे क्रोमोसोम का आ चुका है। अब हम बात करते हैं टेलोफेज 1 के हवाले से। जो क्रोमोसोम अलग अलग जगह पर पहुंच चुके हैं, अलग अलग साइड पे पहुंच चुके हैं, अब उन क्रोमोसोम्स के दरमियान में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बनेगी। मतलब कि अब यहाँ पर दो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा क्रोमोसोम जो है अनकॉयल हो जाएंगे, क्रोमोसोम जो बने हुए थे वो अब खुल जाएंगे, धागे अलग अलग हो जाएंगे, फिर से हमें क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलेगा। उसके अलावा न्यूक्लियोलस भी अब दोबारा से आ जाता है और इस नतीजे में हमारे पास दो न्यूक्लियस बन चुके होते हैं। फिर हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के हवाले से यानी कि डिवीजन ऑफ सेल के हवाले से। लिखा हुआ है कि टीलोफेज के बाद में ही जो है साइटोकाइनेसिस मुमकिन हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साइटोकाइनेसिस जो है टीलोफेज के काफ़ी टाइम के बाद में हो और डॉटर सेल्स जो है बाद में जाकर के बने। तो फौरन से भी टीलोफेज हो गया और साइटोकाइनेसिस हो गई, या फिर जो है न्यूक्लियस जो है बन चुके हैं लेकिन साइटोकाइनेसिस जो है वो बाद में हो रही। इस तरह का भी प्रोसेस हो सकता है। अब यहाँ पर इंटरफेस का जिक्र है। हमें मालूम है जब एक सेल डिवीजन हो जाती है तो सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। वो वाला वक्त जो होता है जिसमें डिवीजन नहीं हो रही होती उसे इंटरफेस कहा जा रहा है। तो टीलोफेज 1 के बाद जो है एक शॉर्ट इंटरफेस होता है। तो ये वाला इंटरफेस जो है बाकी इंटरफेस के ही जैसा होता है, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि इस इंटरफेस के दौरान में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि पहले से ही जो हमारे पास डीएनए मौजूद है वो डबल हो चुका होता है। मियोसिस 1 से ही पहले डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करके डबल डीएनए हो चुका होता है, वरना जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है वो इस तरह का था। तो मियोसिस से पहले ही रेप्लिकेशन हो चुकी थी, तो क्रोमोसोम हमारे पास अब ऐसा मौजूद है, अब उसे मज़ीद रेप्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन अननेसेसरी है। क्रोमोसोम ऑलरेडी उसके पास दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, तो इसलिए ये वाला जो इंटरफेस का जो टाइम है ये शॉर्ट होता है। वही बात लिखी हुई कि डीएनए रेप्लिकेशन अननेसेसरी है, क्रोमोसोम के पास ऑलरेडी दो क्रोमेटिड्स अब पड़ी हुई हैं। अब मियोटिक डिवीजन जिसके बाद लिखा हुआ है ये दरअसल माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसके अंदर हैप्लॉइड सेल जो बन चुका है। मियोसिस 1 में हैप्लॉइड सेल बने हैं। मियोसिस ने जो है सेल के अंदर क्रोमोसोम को कम कर दिया। पहले जो थे डिप्लॉइड सेल्स थे जिसके अंदर क्रोमोसोम ज़्यादा थे, मिसाल क्रोमोसोम थे सेल के अंदर 46, मियोसिस ने 46 में से आधे क्रोमोसोम कर लिए तो अब मौजूद है 23। तो इसमें डबल मौजूद है, ये डिप्लॉइड, और इस सेल के अंदर क्रोमोसोम कम मौजूद है तो ये हैप्लॉइड। तो अब हैप्लॉइड सेल के अंदर जो है दोबारा से सेल डिवीजन होने वाली, जिसे हम माइटोटिक डिवीजन कह रहे हैं। इसके भी चार हिस्से, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन मटेरियल जो लास्ट के अंदर टीलोफेज 1 के अंदर बना था वो दोबारा से क्रोमोसोम में तब्दील होगा। स्पिंडल फाइबर्स जो है बनेंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है डिसअपेयर हो जाएंगे। मेटाफेज के अंदर हमेशा इस तरह से होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर में यानी कि सेंटर में सारे अरेंज हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो है
स्पिंडल के साथ में आकर के जुड़ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के जिस हिस्से के साथ जुड़ती है वो सेंट्रोमेयर वाला पार्ट होता है। हर क्रोमोसोम के साथ में जो है अलग अलग जो है स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ेगी। तो ये इस तरह से होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो सारे सेंटर में पड़े हुए हैं एक ही लाइन के अंदर। तो ये जो है हमारे पास टाइम है मेटाफेज वाला, और यहाँ पर जो है स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आकर के इन क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ेगी। हर क्रोमोसोम के साथ जो है अलग अलग स्पिंडल फाइबर जो है आकर जुड़ेगी और इस तरह से वो क्रोमोसोम को खींचने की काम करेगी, जिस नतीजे में क्रोमोसोम जो है अब हमारे पास इस तरह से आधा क्रोमोसोम हो जाएगा। तो बनने वाले सेल्स में ऐसे आधा क्रोमोसोम पहुंचना है। अब एनाफेज 2 स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच हुई थी वो कॉन्टेक्ट होंगी और क्रोमोसोम को जो है पुल अवे करेंगी, खींचेंगी एक दूसरे से अलग अलग करके, और इस तरह से क्रोमोसोम जो है हमारे पास आधा हो चुका होगा और आधे क्रोमोसोम जो है एक पोल की तरफ जा रहे होंगे और आधे जो है वो दूसरे पोल की तरफ जा रहे होंगे। टीलोफेज 2 इस दौरान जो क्रोमोसोम्स है वो आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके होंगे। क्रोमोसोम का आधा टुकड़ा एक हिस्से में होगा, आधा टुकड़ा दूसरे हिस्से में मौजूद होगा। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो खत्म हो चुकी होंगी उस दौरान में, और क्रोमोसोम जो है दोबारा से अनकॉयल होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि क्रोमेटिन मटीरियल बनना शुरू हो जाएंगे। तो जो क्रोमोसोम अलग अलग पड़े हुए थे अब वो बड़ा धागा बन चुका होगा और वो धागा जो है क्रोमोसोम से मुख्तलिफ होगा और वो ग्रुप में यानी कि साथ में जुड़ चुका होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो है दोबारा से बन चुके होंगे। तो यहाँ पर हो चुकी होगी जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनेगी, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होगी। कैरियोकाइनेसिस के बाद जो है हमें साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगी। नतीजे के अंदर हमारे पास 4 सेल जो है वो हो चुके होंगे हासिल। यहाँ पर मियोसिस के एक फ़ायदे का जिक्र है कि अगर मियोसिस नहीं होती तो क्रोमोसोम की तादाद जो है हर बेरे डबल हो चुकी होती और इस तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ होती और स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी ख़राब हो चुके होते, और उसके अलावा ये इतना कंडीशन ख़राब हो चुकी होती कि इंसान के लिए मौतमार भी हो सकती थी, फेटल भी हो सकती थी। समझ ले एक जानदार के अंदर 46 क्रोमोसोम है, फिर आगे उनकी नस्ल के अंदर जो है 92 क्रोमोसोम्स हो गए। इस तरह से क्रोमोसोम बढ़ते ही रहते, कोई कंट्रोल उनके अंदर नहीं होता। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है सबसे पहले सिग्निफिकेंस के अंदर कि क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो मियोसिस जो है क्रोमोसोम की तादाद को कांस्टेंट रखने का काम कर रही है। किस तरह से? मियोसिस क्रोमोसोम को पहले आधा कर लेती है, डिप्लॉइड से वो हैप्लॉइड बना लेती है, गैमेट्स बना लेती है। फिर आगे चल करके इन गैमेट्स ने आपस में दोबारा से जुड़ना होता है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर मिसाल स्पर्म्स बन रहे हैं, और इसी तरह से फीमेल बॉडी के अंदर एग बन रहे हैं। अब उन दोनों ने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान में, जाइगोट की फॉर्मेशन के दौरान में आकर के दोबारा से जुड़ना है। जब स्पर्म और एग जुड़ेंगे, जब दो हैप्लॉइड सेल आपस में जुड़ेंगे तो दोबारा से डिप्लॉइड सेल हमारे पास बन जाएगा। यानी स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, एग में 23 क्रोमोसोम, दोबारा से 46 क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल के अंदर, एक जाइगोट के अंदर आ जाएंगे। तो क्रोमोसोम की तादाद हमेशा सेम रखने का काम मियोसिस के जिम्मे होता है। उसके अलावा जेनेटिक वेरिएशन लाने का काम भी जो है, यानी कि डीएनए के अंदर चेंज लाने का काम जो है, वो भी इस मियोसिस 1 का होता है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये हो रहा होता है कि जो पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है उस पेयर के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ जीन हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास जो है स्पीशी के अंदर ही जो है नया जो है क्रोमोसोम बन जाता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जो वेरिएशन है, इन्हीं वेरिएशन से आगे चल करके इवोल्यूशन भी हुई है। जानदार जो है बेहतर जीन जो है हासिल करता है, और इस वजह से एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि उसके अंदर मुकम्मल तौर पर नए नए जीन्स मौजूद हो। तो ये इवोल्यूशन की तरफ ले जाने वाला एक प्रोसेस होता है मियोसिस 1। अब हम लास्ट के अंदर बात करने वाले मियोटिक एरर के हवाले से कि मियोसिस के केस के अंदर कभी कभार हमारे पास कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। नॉर्मली केस के अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर के अलग अलग सेल में चले जाते हैं। मतलब कि अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं तो उसमें से 23 क्रोमोसोम जो है एक अलग सेल में चले जाते हैं, 23 क्रोमोसोम जो है अलग सेल में चले जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो पेयर है वो सेपरेट नहीं हो पाता, और इस वजह से जो है क्रोमोसोम के सेपरेट ना होने की वजह से जो सेल्स बनेंगे उन सेल्स के अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। मतलब कि एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। क्रोमोसोम का सेपरेट ना होना इसे नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये पेयर मौजूद है और उसके अलावा दूसरा एक ये पेयर हमारे पास क्रोमोसोम्स का मौजूद है। सेपरेशन जब इनकी हो गई तो एक सेल के अंदर जो है एक क्रोमोसोम और दूसरे पेयर में से एक क्रोमोसोम पहुंचा, एक और सेल के अंदर भी इसी तरह से ये क्रोमोसोम पहुंच गए, बराबर में तकसीम हुई। लेकिन अगर ये वाला जो पेयर है ये आपस में जुड़ा रहे और दूसरा पेयर जो है वो सेपरेट हो जाए, तो किस तरह से ये ट्रांसफ़र होगा कि एक सेल के पास जो है ये मुकम्मल पेयर आ जाएगा
और दूसरा पेयर भी इस तरह से आ जाएगा, इसमें से एक क्रोमोसोम भी आ जाएगा। जबकि जो दूसरा सेल होगा उसके पास ये वाला तो नहीं पहुंचेगा, और इनमें से भी सिर्फ एक क्रोमोसोम पहुंचेगा, तो उसके पास एक क्रोमोसोम पहुंचा, जबकि इसके पास जो है 3 क्रोमोसोम आ चुके हैं। तो इसके पास एक क्रोमोसोम कम हो चुका है, जबकि इसके पास एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो चुका है। वरना नॉर्मल ये होता दोनों के पास दो दो क्रोमोसोम पहुंचते, लेकिन इसके पास 3 है, एक ज़्यादा आ चुका है, और इसके पास जो है एक कम हो चुका है। तो अब एबनॉर्मल गेमेट्स जो है वो इस नतीजे में बन चुके हैं। अब लिखा हुआ है कि अगर ये एबनॉर्मल गेमेट्स जो हैं ये फ्यूज़ हो जाते हैं नॉर्मल गेमेट के साथ में, मिसाल एबनॉर्मल गेमेट है जिसके पास 24 क्रोमोसोम मौजूद है, वो जुड़ते हैं एक ऐसे गेमेट के साथ में जिसके पास 23 नॉर्मल क्रोमोसोम पड़े हुए, नतीजे में जो सेल बनेगा उसके पास 47 क्रोमोसोम होंगे। यानी कि अब जो जाइगोट बना है उसके अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ चुका है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। इसी तरह से एक दूसरा गैमेट मौजूद होगा जिसके पास जो है 22 क्रोमोसोम होंगे। अगर वो एक ऐसे सेल के साथ में फ्यूज़ करेगा जिसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे, नतीजे में बनने वाला सेल होगा 45 वाला होगा। तो इस तरह से जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि इंडिविजुअल की सेहत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।